कोई हिमरेखा नहीं, कोई पोस्ट कार्ड शिखर नहीं, बस घिसी छिली कुतरी भुरभुराती और ध्वस्त पहाड़ियां, जैसे पृथ्वी ने अपनी सबसे पुरानी हस्तलिपि पत्थर पर ही लिख छोड़ी हो। अरावली में ऐसे पोस्ट कार्ड शिखर कम हैं, यानी वो उतनी नाटकीय ऊंचाई वाली नहीं दिखती, लेकिन उसका पर्यावरणीय काम बहुत बड़ा है। धूल को रोकना, पानी रिचार्ज करना, जैव विविधता की रक्षा करना और अपनी गोद में वन्य जीवों का लालन पालन, यही अरावली है। उत्तर पश्चिम भारत की वो पर्वतमाला जिसे वैज्ञानिक साहित्य और लोकप्रिय भूज्ञान दोनों भारत की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन बेल्ट के रूप में पहचानते हैं। लोक इतिहासकार श्री कृष्ण जुगनू बताते हैं कि ये वो पर्वत श्रृंखला है जिसमें लूनी, बनास, साबरमती, साहिबी, बेड़च, खारी, सूकड़ी, कोठारी, सोम, जाखमी, कमला नदियां और निक्की, पुष्कर, जय संबंध जैसी झीलें हैं। अरावली भारत की रीढ़ है जो 4 राज्यों से गुजरती है। ये उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 670 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। ये दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के भीतर गहराई तक जाती है और फिर गुजरात में अहमदाबाद के आसपास के मैदानों तक पहुंचती है। इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है जो लगभग 1722 मीटर ऊंचा है और ये राजस्थान के माउंट आबू में है। जब आप यहां खड़े होंगे तो आपको बादल छू कर निकलेंगे। अरावली संस्कृत भाषा के अर्बुदावली से बना है। इसे राजस्थान के इतिहास में आडावल के नाम से पुकारा जाता है। ये पर्वत रेखा एक तरह की रक्षा पंक्ति भी है जो रेगिस्तान, धूल और जल अभाव के खिलाफ चुपचाप खड़ी रही है। ये उत्तर भारत का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल और सबसे नाजुक वर्तमान है। अरावली की प्राचीनता अक्सर एक रोमांचक तथ्य की तरह दोहराई जाती है, हिमालय से भी पुरानी, लेकिन ये तुलना सिर्फ उम्र दिखाती है, खतरा नहीं। भूगोलविदों का कहना है कि हिमालय युवा है और बढ़ रहा है, अरावली बूढ़ी है। भूविज्ञान की भाषा में ये प्रोटेरोजाइक और उससे जुड़े युगों के लंबे घटनाक्रम से बनी। जब भारतीय प्लेट और प्राचीन क्रस्ट खंडों ने टकराव, रिफ्टिंग और रूपांतरण के चक्र झेले, अरावली की चट्टानें और उनके भीतर की दरारें एक ऐसे भूतंत्र का हिस्सा हैं जिसे बनना जितना कठिन था, टूटना उतना ही आसान हो सकता है। क्योंकि टूटने के लिए विस्फोट नहीं चाहिए, इसे चाहिए बस लगातार खनन, कटिंग, सड़कें और कंक्रीट। अरावली को उत्तर भारत की ग्रीन वॉल कहा जाता है। थार मरुस्थल के विस्तार को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार। वनस्पति, मिट्टी, ढलानों और जल धारण क्षमता का ये सम्मिलित तंत्र है। नागरिक समूहों और कुछ तकनीकी आकलनों में अरावली के भीतर कई गैप्स ब्रीच का उल्लेख मिलता है। ऐसे हिस्से जहां पहाड़ियों की निरंतरता टूट गई है और धूल रेत के लिए रास्ता खुला है। इस फ्रेम में दिल्ली एनसीआर की धूल भरी आंधियां केवल मौसमी घटना नहीं, भूगोल का संकेत बन जाती हैं। इस पर्वतमाला में छेद बढ़ रहे हैं। ये एक कठिन कहानी है क्योंकि यहाँ कारण एक नहीं है। कहीं अवैध खनन है, कहीं वैध खनन का विस्तार, कहीं अनियोजित शहरीकरण, कहीं सड़क, रेल जैसी परियोजनाएं जो परिदृश्य को काटकर टुकड़ों में बदल देती हैं। दिल्ली के भीतर रिज, जिसे अरावली की उत्तरी कड़ी के रूप में देखा जाता है, शहरी इकोसिस्टम का वो हिस्सा है जिसे लोग पार्क की तरह देखते हैं, लेकिन मूलतः वो एक भू रक्षात्मक संरचना है। ये धूल रोकने, सूक्ष्म जलवायु बनाने और जैव विविधता को टिकाए रखने वाला सुरक्षा तंत्र है। अरावली दूर से बंजर लगती है, लेकिन यही वन्य जीवों का भी घर है। तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सियार, नीलगाय, शाही और अनेक पक्षी प्रजातियां इसमें रहती हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के किनारों पर तेंदुए की मौजूदगी की खबरें लगातार आती रहती हैं और वन्यजीव कॉरिडोर की चर्चा भी। इस कॉरिडोर का सवाल केवल जानवर बचाव नहीं है, ये इस इकोसिस्टम की अखंडता का सवाल है। छोटे द्वीपों में बड़े शिकारी टिकते नहीं और फिर मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है और अंततः वन्य जीव तो रहे नहीं का बहाना बनाकर विकास के बहाने विनाश आ बैठता है।
अरावली के दक्षिणी हिस्से उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में वन्य जीव का इतिहास सिर्फ प्राकृतिक इतिहास नहीं, राजनीतिक और सामाजिक इतिहास भी है। इकोलॉजिकल हिस्टोरियन डॉक्टर भानु कपिल का कहना है कि अरावली पर्वतमाला ना होती तो महाराणा प्रताप छोटी सेना के सहारे उस समय के मुगल बादशाह अकबर की विशालकाय सेना से मुकाबला कैसे कर सकते थे। उनका कहना है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की रक्षा के लिए 32 दुर्ग बनवाए थे, जिन्हें ग्रीन फोर्ट के रूप में ऐतिहासिक माना जाता है। आज दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक उदयपुर अरावली के बिना नहीं बच सकता था। ये उस समय की रिंग फेंस सिटी थी जो हर प्रकार के आक्रमणों से लोगों की सुरक्षा करती थी। अरावली ही वो प्राण तत्व है जिसने जल, जंगल और जमीन का दर्शन दिया। बिजौलिया का किसान आंदोलन हो या भील आंदोलन, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के सवालों से भी जुड़े थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश अधिकारियों ने जंगलों से वन्य जीवों के शिकार बढ़ा दिए थे। इस इलाके में केवड़े की नाल हो या चंदन के वृक्षों की कतारें या अन्य वनस्पतियां अरावली के कारण ही रही हैं। कभी यहाँ चंदन और सांगवान के वृक्ष भारी तादाद में थे। 1949-1954 के 5 सालों में मेवाड़ ने अरावली के लगभग 140 बाघ गंवा दिए, यानी औसतन 28 बाघ हर साल। यानी निष्कर्ष ये कि 1960 के दशक तक मेवाड़ में बाघ विलुप्त हो गए। साथ ही जंगल और जंगली शाकाहारी प्रजातियां भी लगभग खत्म हो गईं। इस तरह के तथ्य अरावली की आज की कहानी में इतिहास का फॉरेंसिक सबूत जोड़ते हैं। इकोसिस्टम का टूटना अक्सर धीरे धीरे होता है, पर जब वो दिखाई देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरावली से बाघ का गायब होना सिर्फ एक प्रजाति का अंत नहीं था, वो जंगल के पूरे पिरामिड का ढहना था, और वो ढहना पानी, मिट्टी, खेती और समाज तक फैलता है। सरकारी तंत्र और अदालती आदेशों के द्वंद्व में अरावली का भविष्य फंसा है, जहां विकास की भाषा अक्सर भूगोल को म्यूट कर देती है। अरावली के लगातार घटते जाने की मानवीय लागत अकल्पनीय है। चरवाहे, किसान और शहर की सीमा पर रहने वाले लोग बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन आजकल अरावली क्षेत्र के पुराने चरवाहे ये साफ महसूस करते हैं कि गर्मी तेज हुई है क्योंकि हरियाली घट गई है। बारिश का पानी जल्दी बह जाता है क्योंकि ढलानों पर कटाव बढ़ा है। पशुओं के चरने का इलाका कम हुआ है और कई जगहों पर जंगल का अर्थ अब सुरक्षा नहीं, टकराव बन गया है, क्योंकि घर टूटने पर वन्य जीव और मनुष्य एक ही छोटे से भूभाग में आ जाते हैं। ये कहानी केवल पर्यावरण बनाम विकास नहीं है, ये किस कीमत पर विकास का सवाल है और किसके हिस्से में वो कीमत आती है। हालांकि अरावली पर एक भरोसेमंद उम्मीद की कहानी भी मौजूद है, जैसे पुनर्स्थापन। गुरुग्राम का अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क अक्सर इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त भूभाग को भी नागरिक पहल, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और लंबे धैर्य से फिर से जीवित किया जा सकता है। ऐसी परियोजनाएं ये संकेत देती हैं कि बहस केवल बचाने की नहीं, बहाल करने की भी है। लेकिन बहाली का अर्थ सिर्फ पार्क बनाना नहीं, इसका अर्थ कॉरिडोर जोड़ना, माइनिंग मैनेजमेंट को पारदर्शी बनाना और शहर योजना में पहाड़ को लैंड बैंक नहीं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना है। पर्यावरणविद टी.आई. खान बताते हैं कि 80 के दशक में अरावली में सिर्फ 12 गैप थे, जो अब कई गुना बढ़ गए हैं, और इसे लेकर तत्कालीन पर्यावरण सचिव टी.एन. शेषन बहुत चिंतित थे, क्योंकि दिल्ली की तरफ रेगिस्तान बढ़ रहा था। ये एक चेतावनी है कि जंगल का पतन सिर्फ जंगल का पतन नहीं होता, वो शासन, समाज और भविष्य का पतन भी बन सकता है। अरावली उत्तर भारत की ढाल है, क्योंकि ये हवा को थामती है, पानी को उतारती है और जीवन को जोड़ती है। सवाल ये नहीं कि अरावली कितनी पुरानी है, सवाल ये है कि हम उसे कितनी देर तक जीवित रहने देंगे और किस कीमत पर।